नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। वो खबरें भी दिन का एजेंडा जो सेट करती हैं इस बुलेटिन में शामिल होंगी। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको बुलेटिन की कुछ झलकियां दिखा देते हैं। अभिनंदन को पकड़कर थरथराने लगा था पाकिस्तान। देखिए पीओके से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साथ ही बल्लभगढ़ आपको लिए चलेंगे जहां पर सरेआम गोलीकांड का शिकार टॉपर बेटिया की एक्सक्लूसिव कहानी आपको दिखाएंगे। दिल्ली में किस तरीके से सरेआम मर्डर हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। ये वारदात इस बुलेटिन में शामिल होगी और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और शुरुआत करते हैं पिछले साल पाकिस्तान से छूटकर आए विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर हुए नए खुलासे के साथ। दरअसल बालाकोट पर हमले के बाद पाकिस्तान ने कुछ घंटों के भीतर ही बंदी हमारे वायुसेना के लड़ाकू पायलट अभिनंदन को रिहा कर दिया था। आखिर पाकिस्तान क्यों ऐसा करने पर मजबूर हो गया था? अब 1.5 साल के बाद इसकी पूरी हकीकत सामने आई है। ऐसी हकीकत जो बताती है भारत का दमखम। कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। भारत के जोश, जज्बे और हिम्मत का ये चेहरा तो आपको याद ही होगा। भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसकी हिमाकतों का जवाब दिया था और भारतीय वायुसेना के इस जांबाज पायलट ने पाक एयर स्पेस में घुसकर उसके F-16 को मार गिराया था। लेकिन इसके बाद अभिनंदन को पाक में बंदी बना लिया गया था। असली क्लाइमैक्स कुछ घंटों के बाद ही देखने को मिला जब पाकिस्तान को पूरी इज्जत के साथ अभिनंदन को रिहा करना पड़ा था। पाकिस्तान ने जताया ये था कि वो नेक नियति और संबंध सुधारने के लिए अभिनंदन को रिहा कर रहा है। लेकिन अब पूरे मामले की असली हकीकत सामने आई है। ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आप गर्व से भर उठेंगे। तब भारत से डर गया था पाकिस्तान। पाक के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे। बाजवा की पेशानी पर पसीना था। डर के मारे पाक ने अभिनंदन को रिहा किया था। इन बातों पर हैरत में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे दावे भारत ने नहीं किए। ये पूरी कहानी, भारत की हिम्मत की ये पूरी दास्तान असल में पाकिस्तान के ही नेशनल असेंबली में बयान हुई है। 1.5 साल बाद पाकिस्तान के इस डर का मुकम्मल खुलासा हुआ है। पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने असेंबली में खड़े होकर बयान दिया कि अभिनंदन की रिहाई पाकिस्तान ने डर के मारे की थी। डर था भारत का और मोदी सरकार का। सादिक ने तो यहाँ तक कहा कि उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था। जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी कहा कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारत के खौफ में भारत को खुश करने के लिए छोड़ा था। आर्मी चीफ ने, जनरल कमर बाजवा साहब ने वहां पे ये ब्रीफिंग दी और अभिनंदन के रिलीज करने के जरूरत पे जोर दिया और इस बात का इम्प्रेशन दिया गया कि इसके की अपीजमेंट का कोई ना कोई जो है मस्बत असरात जो है भारत की तरफ से आएंगे।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पिछले साल 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविर पर हवाई हमला बोल दिया था। पाकिस्तान ने इसके बाद अपने एयर स्पेस में विमानों की मूवमेंट रोकी थी। इसके पीछे भी उसका भारत के हमले का डर था और अब खुद पाकिस्तान की तरफ से ये साफ हो गया है कि वो और उसके हुक्मरान किस हद तक भारत से डरे थे, और अगर पाकिस्तान डर गया था तो ये डर अच्छा है। आज तक ब्यूरो। तो डर की वजह से पाकिस्तान अभिनंदन को छोड़ने पर मजबूर हुआ था, लेकिन ये दिखाने की कोशिश की गई कि उसका दिल बड़ा है। अब हम आपको दिखाते हैं अभिनंदन से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो आज तक ने पीओके के उस गांव में जाकर तैयार की जहां पैराशूट से अभिनंदन उतरे थे। पाकिस्तान की सरजमी पर उसी के सैनिकों के बीच चाय की चुस्की लेते हुए पाक फौज के सवालों का बेखौफ होकर जवाब देते अभिनंदन के इस वीडियो ने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। दुश्मनों के बीच होकर भी अभिनंदन चेहरे पर बगैर कोई शिकन लाए उनके सवालों का बेखौफ होकर जवाब देते रहे। पाकिस्तानी फौज के कब्जे में पहुंचने से पहले भी अभिनंदन ने गजब की जाबाजी दिखाई थी। आज तक आपको फिर से दिखाने जा रहा है अभिनंदन की बहादुरी की वो रिपोर्ट जो सीधे पाकिस्तान के ग्राउंड जीरो से तैयार की गई थी। वो 27 फरवरी 2019 की सुबह करीब 9:30 बजे का वक्त था। एयर स्ट्राइक का बदला लेने की नियत से नौशेरा आर्मी बेस के पास पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 विमान भारतीय वायुसेना में घुस आए थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते भारतीय सेना के फाइटर विमानों ने खदेड़ना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 बाइसन विमान के साथ मौजूद थे। अभिनंदन ने पाक विमानों को दूर तक खदेड़ा और आखिरकार ढेर कर दिया, लेकिन इस दौरान उनका विमान भी दुश्मन की जद में आ गया। अभिनंदन का मिग क्रैश हो गया, लेकिन वो खुद पैराशूट से जमीन पर उतरने में कामयाब रहे। ये है पीओके का भिम्बर जिले का होरन गांव में इसी जगह अभिनंदन पैराशूट से उतरे थे। विंग कमांडर अभिनंदन की डॉग फाइट हुई मिड एयर। पाकिस्तानी जेट ने उनके जेट को हिट किया। वो एक जगह जाके इजेक्ट करने के बाद उतरे और तकरीबन 300 मीटर के फासले के ऊपर विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज यहाँ आके गिरा। मैं उस वक्त वही मौजूद हूँ उस जगह के ऊपर जहाँ उनका जहाज आके गिरा और उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा था। जब अभिनंदन का मिग विमान गिरा तो धमाके से पूरा गांव दहल गया। जहां विमान गिरा वहां आसपास के पेड़ जल गए। आज तक की टीम 10 दिन बाद जब वहां पहुंची तब भी मलबे के निशान मौजूद थे। आप ये देख सकते हैं ये एक साइड से जल गया है क्योंकि यहाँ जब जहाज गिरा था तो एक्सप्लोजन जरूर हुआ होगा क्योंकि वहां तक इसकी आग गई। ये दरख्त गिर गया, ये बिल्कुल साथ था। और यहाँ पे वैसे तो पाकिस्तान आर्मी ने तकरीबन रैकेज इसका उठा के ले गए हैं, लेकिन तब भी यहाँ कुछ पीसेस जहाज के मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में प्लेन का एक जहाज एक पीस है इंडियन एयरक्राफ्ट का जो विंग कमांडर उड़ा रहे थे। अभिनंदन पैराशूट से नीचे उतर तो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि धरती दुश्मनों की है। लेकिन गांव के लोग समझ चुके थे कि एक हिंदुस्तानी सैनिक उनके गांव में है। अभिनंदन कहीं सावधान न हो जाए, इसीलिए बरगलाने के लिए गांव वालों ने उन्हें झूठ बोला कि वो इंडिया में ही है। हमसे पूछा कि ये इंडिया है या पाकिस्तान है, हमने कहा ये इंडिया है। जब उन्होंने फिर ऐसे किया कि जब नारा लगाया ना तो हमारे भाइयों ने जवाब दिया, तो उसने कहा भारत माँ की जय। भारत माँ की जय होता है, उसने नारा लगाया भारत माँ की, तो हमारे भी बोले भारत माँ की। तो इससे उसको पता चल गया, फिर उसने भागने की कोशिश की। लेकिन अभिनंदन ने यहाँ गजब की सूझ दिखाई। गांव वालों से सच्चाई निकालने के लिए उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। इस पर गांव वालों ने चुप्पी साध ली तो उन्हें पता चल गया कि वो दुश्मनों के बीच घिर गए हैं। खतरे को भांपते हुए उन्होंने अपने पास से जरूरी दस्तावेज चबा लिए और भीड़ को दूर हटाने के लिए अपना रिवॉल्वर निकालकर भागना शुरू कर दिया। भागते हुए वो इसी झरने तक पहुँचे जहाँ से पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये वो जगह है जहाँ से आखिरकार उनको लोकल्स ने और फिर आर्मी ने आके पकड़ लिया था।
उससे पहले जब तक वो वहां से भागते हुए आए, उनको पीछे लोकल्स उनके पीछे भागते रहे, उनको पत्थरों से मारते रहे। उनके पास रिवॉल्वर था, वो एरियल फायरिंग नहीं कर रहे थे, वो जमीन पे आगे पीछे अपने चारों तरफ गोली चला रहे थे ताकि लोग दूर रहें, और लोग दूर रहे क्योंकि लोगों का कहना है यहाँ के लोकल्स का कि उनके पास वेपन नहीं था। अगर वेपन होता तो वो उसको शूट डाउन कर देते। इसके बाद हुआ क्या वो दुनिया जानती है। अभिनंदन की जाबाजी की कहानी अब हर हिंदुस्तानी की जुबान पर है। आज तक ब्यूरो। और बात बल्लभगढ़ के निकिता मर्डर केस की। निकिता मर्डर केस में तीसरी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजरू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अजरू ने ही हमले में इस्तेमाल देसी कट्टा मुख्य आरोपी तौसीफ को दिया था। अजरू को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा के नूह जिले में दर्जनों जगह पर छापेमारी की गई। इस मामले की जांच एसआईटी अब कर रही है। तौसीफ, ये बताइए गोली क्यों मारी थी? तौसीफ गोली क्यों मारी थी? तौसीफ गोली क्यों मारी थी? तौसीफ निकिता का मर्डर करने वाले तौसीफ पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस के पास उसके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज है। वहीं वो देसी कट्टा भी उसने बरामद कर लिया है जिससे उसने निकिता की हत्या की थी और भागने की जल्दी में मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने वो i20 कार भी अपने कब्जे में ले लिया है जिसका इस्तेमाल वारदात के लिए किया गया था। लेकिन तौसीफ का मोबाइल फोन पुलिस को अब तक नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि उसने सबूत मिटाने के लिए अपना फोन तोड़ दिया और उसे किसी अज्ञात जगह पर फेंक दिया। क्राइम ब्रांच की टीम फोन बरामद करने के लिए उस जगह के लिए निकली जहां उसने फोन फेंकने का दावा किया था। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक वो निकिता के परिवार से उसका फोन लेकर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। इस बीच क्राइम ब्रांच की टीम ने तौसीफ और रेहान को साथ बिठाकर पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि वारदात की प्लानिंग कैसे की गई, हथियार कहां से आया और अगर वो निकिता को अगवा कर लेते तो उनका आगे का क्या प्लान था। जहां तक वारदात वाले दिन की बात है तो तौसीफ के चाचा का कहना है कि उस दिन उन्हें तौसीफ के रंग ढंग से शक नहीं हुआ कि वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। मैंने घर में पूछा करके शाम को, मैंने पूछा क्या उसको कोई डिस्टर्ब था कि क्या? कल ऐसा कुछ था ही नहीं, नॉर्मल था बिल्कुल। यहाँ से नॉर्मल गया है, अब आगे का हमें पता नहीं। घर से नॉर्मल बच्चे तो इनकी उम्र क्या है, छोटे बच्चे हैं अभी तो इन्होंने बाहर निकलना भी नहीं सीखा है। ऐसी गोलमोल बातों की सच्चाई का पता अब एसआईटी लगाएगी जिसे निकिता हत्याकांड की जांच सौंपी गई है। जांच संभालते ही एसआईटी निकिता के घर पहुंची। हालांकि पहले दिन एसआईटी ने घर वालों का बयान दर्ज नहीं किया। उसने बस ये जानकारी दी कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है। उसकी जांच का दायरा 2018 तक जाएगा जब तौसीफ ने निकिता को किडनैप कर लिया था और निकिता के परिवार ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया और निकिता के परिवार ने केस वापस ले लिया था। अब जो मैंने एसआईटी बनाई है उस एसआईटी को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। हरियाणा पुलिस ने इस केस के लिए खास सरकारी वकील नियुक्त किया है और 30 दिन के अंदर पुलिस इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी। गुरुग्राम में नीरज वशिष्ठ के साथ अरविंदो झा, बल्लभगढ़, आज तक। निकिता कॉलेज की टॉपर थी। वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज के छात्र अब न्याय की लड़ाई के लिए धरने पर बैठे हैं। आज तक ने निकिता के कुछ दोस्तों से बात की जो उस घटना के चश्मदीद भी हैं। ये वीडियो इसी 10 मार्च का है जब 21 साल की निकिता अपनी मौसी के बेटे की शादी में खुशी से झूम रही थी। उसका सपना आईएएस बनकर अपने परिवार को खुशी देने का था, लेकिन परिवार और दोस्तों ने तो सोचा भी नहीं था कि निकिता के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। सर बहुत अच्छी लड़की थी, आगे जाके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी और हमारे पूरे तीनों सेक्शन की टॉपर थी, हमारे कॉलेज की टॉपर थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। यस सर।
किस तरह का बातचीत रहता था उसका? बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था, बिल्कुल सब उसको अपनी बहन मानते थे और किसी के साथ उसकी हम सोच भी नहीं सकते कभी इतनी बड़ी दुश्मनी होगी जो इसको कोई गोली मार जाए। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ज्यादा अच्छी लड़की। सोचा तो निकिता ने भी नहीं होगा कि कोई सिरफिरा आशिक जो दिन दहाड़े उसे अगवा करने की कोशिश करेगा और अपनी कोशिश में नाकाम रहने के बाद उसे गोली मार देगा। वो मंजर निकिता के दोस्तों की आंखों में घूम रहा है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन शकील को बोल दूंगा, ये देखिए ये कॉलेज है ठीक सामने हमारे, कॉलेज की बाउंड्री है, मेरी बाईं तरफ उसका मेन गेट है और मेन गेट से चंद कदम की दूरी यानी कि जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर वो I-20 गाड़ी आती है। और उसके बाद में क्या हुआ विक्रांत? सर निकिता अपनी जैसे मैंने देखा था फ्रेंडों के साथ बात कर रही थी, अचानक ही धक्का मुक्की होने लगी। वो दो युवक थे अपनी गाड़ी में बैठाने लगे निकिता को, जैसे उसने मना करा वो भागने लगी तो उसने गोली मार दिया उसको और भाग गए हैं तुरंत। हमको वहाँ पता पड़ी कि गोली लगी है किसी को तो हम अचानक भाग के आए हैं सारे दोस्त। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने अपनी बाइक पे बैठाया निकिता को और उसको मानवता हॉस्पिटल लेके गए थे। कॉलेज के ठीक बाहर जहां छात्र छात्राओं की भीड़ जुटी थी, दिन दहाड़े निकिता की हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार होने में कामयाब भी हो गए। निकिता के कॉलेज के दोस्तों का गुस्सा निकिता की हत्या पर भी है और कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ। बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता की हत्या पर गुस्से का इजहार कर रहे इन छात्रों को अपनी सुरक्षा का भी डर सता रहा है। जो निकिता के साथ हुआ वो कल उनके साथ भी हो सकता है। वो निकिता को इंसाफ दिलाना चाहते हैं और खुद को सुरक्षा की गारंटी। पुलिस प्रशासन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, पुलिस प्रशासन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आप लोग यहाँ क्यों प्रोटेस्ट में हैं? क्या हमें हमारी बहन का हक चाहिए पूरा। क्योंकि गोली लगी है तो हमें गोली ही चाहिए। कॉलेज कैंपस में इस तरह के बाहर हुआ है तो इनसिक्योरिटी भी है क्या लड़कियों? सर बिल्कुल है, यहाँ पे कैमरे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। कहाँ है वो? क्यों इनका इलाका नहीं है? इनके कॉलेज के सामने नहीं हुआ। उनकी कॉलेज की लड़की थी, वो अपनी बच्चों को सेफ्टी नहीं दे सकते, जो अपने स्टूडेंट्स को सेफ्टी नहीं देते, वो क्या कर सकते हैं? वो पहले सिर्फ क्या होता था, मारपीट होती थी, एक्सीडेंट होते थे, लेकिन आज सीधे मर्डर कर दिया जा रहा है। अगर इसमें साथ के साथ सरकार एक्शन नहीं लेगी तो ये आगे भी होता रहेगा। हम जैसे बहनों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हंसती खेलती मुस्कुराती निकिता सिर्फ 21 साल की थी। ये उम्र होती ही है खुशियां मनाने की, लेकिन निकिता की खुशियों को ग्रहण लग गया। निकिता के खून का इल्जाम सिर्फ तौसीफ पर नहीं है, उस सिस्टम पर भी है जो बेटियों को सुरक्षा के दावे तो करता है लेकिन सुरक्षा नहीं कर पाता और लोग कुछ दिन प्रदर्शन करके भूल जाते हैं। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, बल्लभगढ़, आज तक। केंद्रीय मंत्री गडकरी हाल ही में बिल्कुल एक अलग अंदाज और मूड में दिखाई दिए। आमतौर पर किसी सड़क बिल्डिंग के उद्घाटन में मंत्री अच्छी बातें बोलकर अपनी पीठ ठोकते हैं, मगर गडकरी ने NHAI की एक बिल्डिंग के ऑनलाइन उद्घाटन में इसमें हुई देरी पर बात की और बार बार कहा कि उन्हें शर्म आ रही है। गडकरी ने देरी के लिए जिम्मेदार अफसरों की अच्छे से खिंचाई की। ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है, पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। तो वर्तमान चेयरमैन और मेंबर बेचारे, उनका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब CGM और GM इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। आप और हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब हम 2 साल में पूरा करेंगे 81,000 1,00,000 करोड़ का। तो 1,00,000 करोड़ के काम के लिए हमने 3 साल 3.5 साल अगर लगेंगे
और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ कहूंगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूंगा। देश में कोरोना के मामले एक तरफ कम हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में इन्होंने डराने वाली रफ्तार पकड़ ली। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में कोरोना मामलों में सारे रिकॉर्ड पार कर दिए। यानी देश में अगर खतरा घट रहा है तो दिल्ली में कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। एक तरफ देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी में कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि नए मामलों का रिकॉर्ड बन गया है। मंगलवार को ही 4,853 मामलों के साथ दिल्ली ने नया रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद बुधवार का दिन और भी ज्यादा दहलाने वाला रहा। दिल्ली में कोरोना की सुपर स्पीड, एक दिन में 5,673 कोरोना मामले, टूट गए कोरोना केस के सारे रिकॉर्ड। बुधवार को पहली बार दिल्ली में कोरोना मामलों का आंकड़ा इतनी ऊंचाई पर गया। जाहिर तौर पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब जरा देश भर के आंकड़ों के साथ दिल्ली की तुलना कीजिए। बुधवार को देश में कोरोना के 43,000 मामले सामने आए और अकेले दिल्ली में 5,673 मामले आ गए। यानी देश के 13% मामले अकेले दिल्ली में थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कोरोना कैसे बेकाबू हो रहा है। नहीं, हम कंटेनमेंट पे पूरा फोकस कर रहे हैं। हम एक एक आदमी जो भी पॉजिटिव आता है सबके कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं, उनको कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। पूरी तरह से हम सतर्क हैं। जो कोरोना है ख़त्म होता हुआ तो अभी नज़र नहीं आ रहा है, और जब तक इसकी दवाई या वैक्सीन नहीं निकलती है तब तक हमें सतर्क रहने की जरूरत है और मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसे बचाव की जरूरत है। दिल्ली सरकार लाख इंतजामों का दावा करे, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली में संभलने की जरूरत है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। जम्मू कश्मीर में कथित आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए की छापेमारी में दिल्ली और श्रीनगर शामिल है। एनआईए ने 9 जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने कल जिन एनजीओ पर छापेमारी की थी उनमें पाकिस्तान, यूरोपीय देशों से पैसा आया है। इसी जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी की गई है। श्रीनगर और दिल्ली में आतंकी फंडिंग पर एनआईए की ये छापेमारी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल रही है छापेमारी के बारे में? देखिए, एनआईए का ये एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन है। एनजीओ के जरिए जो विदेशों से फंडिंग आती है, जिसमें पाकिस्तान, यूरोपियन कंट्रीज, इसके अलावा चिली और दूसरे देश हैं, वहां से पैसा आ रहा था और उस पैसे का इस्तेमाल हवाला के जरिए कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था और इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा था। तो एनआईए आज 9 जगहों पर छापेमारी कर रही, जिसमें 6 एनजीओ शामिल हैं। कल भी एनआईए ने इसी तरीके की छापेमारी कश्मीर घाटी और अलग अलग जगहों में, बेंगलुरु में किया था, जिसमें 10 लोकेशन पर छापेमारी कल की थी। कुल मिलाकर के आज और कल में 19 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है, जिसमें ये पता चला है कि जो फलाह-ए-इंसानियत जो हाफिज सईद का एनजीओ है पाकिस्तान का, वहां से भी पैसा आया है और इस पैसे का इस्तेमाल कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया है। एनआईए ये बड़ा क्रैकडाउन कर रही है और इसके पीछे साफ मकसद है कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद फैलाने के लिए जो फंडिंग लगातार विदेशों से हो रही है या फिर पाकिस्तान से हो रही है, उस पर कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बल्लभगढ़ के निकिता हत्याकांड में लव जिहाद के बाद अब राजनीतिक एंगल भी जुड़ गया है। एक तरफ निकिता को गोली मारने वाला आरोपी तौसीफ कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का चचेरा भाई है। इसे लेकर अब राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। तौसीफ नाम का एक लड़का जो कि मुस्लिम है, निकिता तोमर नाम की लड़की की दिन दहाड़े हत्या कर देता है, जो कि हिंदू थी। उसका गुनाह ये था कि वो ना तो अपना धर्म बदलना चाहती थी, ना ही उसे उस लड़के से प्यार था।
आम बोलचाल की भाषा में यही लव जिहाद है। हाँ सर, मुझे लव जिहाद का ही लगता है, क्योंकि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करेगी नहीं और जबरदस्ती उससे करवाओगे, कहोगे धर्म परिवर्तन के लिए बोलोगे तो लव जिहाद ही होगी। लगातार उस पर प्रेशर डाल रहा था, शादी करो, धर्म बदल लो। बात जो भी हो, लेकिन एक लड़की की जान तो गई है और खून तौसीफ ने किया है, जो आज से नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से लड़की को परेशान कर रहा था। तौसीफ ने साल 2018 में भी निकिता का अपहरण कर दिया था, लेकिन तब बातचीत आपसी सुलह से निपटा ली गई थी। लेकिन तौसीफ ने निकिता पर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाना नहीं छोड़ा। सितंबर में निकिता ने तौसीफ के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनी गई और आज वो इस दुनिया में नहीं है। इस पूरे गोलीकांड में लव जिहाद का एंगल है और अब इसी एंगल से पुलिस को जांच के आदेश दिए गए हैं। अब जो मैंने SIT बनाई है, उस SIT को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। और जो भी ये लोग हैं जिन्होंने ये किया है, जो भी कड़ा से कड़ा सजा हो सकती होगी। और जैसे उसमें धर्म परिवर्तन, लव जिहाद की बात भी बताई जा रही है, उसके पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं, तो वो मामला भी बनाएंगे। एक और बात जो अब साफ हो चुकी है वो ये कि निकिता और तौसीफ के बीच बचपन से दोस्ती थी। खुद तौसीफ ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने कहा है कि उसने निकिता को मार डाला क्योंकि वो किसी और से शादी करने वाली थी। तौसीफ ने कबूला है कि 24 और 25 तारीख की रात दोनों के बीच 16-17 मिनट तक बातचीत हुई थी, लेकिन निकिता ने तौसीफ से शादी करने से इनकार कर दिया। जाहिर है ये घटना लव जिहाद के लेंस से ही देखी जा रही है। हरियाणा सरकार से लेकर निकिता के परिवार तक सब यही मान रहे हैं। परिवार ने जो कहा है कि अपराधी लगातार उस बच्ची पर दबाव बना रहा था धर्म परिवर्तन के लिए, तो अब ये जांच का विषय है। SIT बना दी गई है, SIT अपनी जांच रिपोर्ट देगी